मुझे धमकाने की कोशिश मत करो, क्योंकि अब मैं वो बेबस लड़की नहीं हूँ जिसको तुमने धक्के मारकर निकाला था। आज मेरे पास ताकत भी है और कानून भी। मेरी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी थी और मेरे सामने जो लोग खड़े थे वो मुझे हैरत से देख रहे थे। तुम अपनी औकात भूल रही हो लड़की, उन्होंने मुझसे गुस्से से कहा। औकात तो तुम्हें तुम्हारी याद आएगी जब तुम्हें हथकड़ियाँ लगेंगी। मेरा नाम दिव्यांशी है और मैं अपने पिता की इकलौती औलाद थी। मेरे पिता और मेरे चाचा दो भाई थे। मेरे पिता का नाम मनोज था और मेरे चाचा का नाम मोहन था। पिताजी बड़े होने की वजह से चाचा का बहुत ख्याल रखते थे। चाचा ने अपनी पूरी जिंदगी बहुत ही ऐशो आराम में गुजारी थी। मेरे दादा के देहांत के बाद उन्होंने ही उनकी दुकान संभाली थी। दादाजी की वो दुकान जो उन्होंने बहुत मेहनत से बनाई थी, उसमें मेरे पिताजी की भी मेहनत थी। उसी दुकान से हमारा चाचा का घर चलता था। हम एक ही घर में रहते थे। चाचा के 3 बच्चे थे और उनकी पत्नी का नाम सविता था। उनका परिवार बड़ा था और मैं अपने पिता की इकलौती औलाद थी, पर हमारा परिवार छोटा था। तुम सारा दिन दुकान पर मेहनत करते हो और तुम्हारा छोटा भाई घर पर बैठा रहता है। मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं। माँ ने पिताजी के कंधे दबाते हुए उनसे शिकायत करी। मेरी माँ का नाम देविका था। तुम औरत जात हो, तुम औरत जात हो, तुम ये बातें नहीं समझोगी। वो भी छोटा है और ये दुकान मेरे बाप की निशानी है। हम सबका इस पर बराबर का हक है। पिताजी ने अपने माथे का पसीना साफ करते हुए कहा। हक तो है, लेकिन सविता का व्यवहार बहुत बदलता जा रहा है। वो सारा दिन आराम करती है और पूरा काम मुझे करना पड़ता है और अपने बच्चों को भी कुछ नहीं करने देती। दिव्यांशी के लिए उनके पास सिर्फ ताने हैं। माँ ने बहुत दुख से कहा। तुम फिक्र मत करो दिव्यांशी की माँ, ऊपर वाला एक दिन सब कुछ ठीक कर देगा। बस मुझे अपनी बेटी को पढ़ाना है और उसको एक बड़ा अफसर बनाना है, फिर कोई हमारी बच्ची को कुछ नहीं कह सकेगा। पिताजी ने मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। उनकी आंखों में मुझे एक चमक नजर आ रही थी। मैं अभी सिर्फ 5 साल की थी। वो दिन जिंदगी का बहुत बुरा दिन था जब मेरे पिताजी मुझे और मेरी माँ को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे। मेरे पिताजी एक दिन मोटरसाइकिल से घर आ रहे थे, तभी एक ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो गया। उनका देहांत हो गया था। उस दिन से हमारी जिंदगी बदल गई थी। हाय, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। मेरा सुहाग उजड़ गया। मेरी बच्ची के सर से बाप का साया उठ गया। मेरी माँ पिताजी के शव के पास बैठकर दहाड़े मार मार कर रो रही थी। बस कर दीजिए भाभी, और कितना रोएंगी? आपका ये रोना मुझसे नहीं देखा जा रहा, वो माँ से कह रही थी। और उनके दिल में चाची माँ से कह रही थी और उनके दिल में हमारे लिए जरा सी भी हमदर्दी नहीं थी। मैं क्या करूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी, और मेरी मासूम बच्ची का क्या होगा? माँ ने रोते हुए कहा। अरे हम हैं ना, इसके चाचा भी जिंदा है। तुम चुप कर जाओ और ज्यादा ड्रामा मत करो, चाचा ने एक तरफ खड़े होकर कहा। लेकिन उनकी आंखों में भाई के जाने का कोई दुख नहीं था। पिताजी के देहांत के बाद चाचा ने दुकान को अच्छी तरह से संभाल लिया था और चाची के तो तेवर बदल गए थे। वो पूरे घर पर अपना रोब चलाती थी और उन्होंने मेरे पिता की मेहनत की कमाई को अपना समझकर हड़प लिया था। वो खाने का एक एक निवाले वो खाने के एक एक निवाले पर हमें सौ सौ बातें सुनाती थी। ये लो दाल रोटी खा लो, और हाँ, संभाल कर खाना। कोई काम तो करती नहीं हो, पूरा दिन मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती हो। चाची ने खाने की प्लेट को मेरी माँ के सामने जोर से पटकते हुए कहा। सविता, तुम्हें पता है आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने काम नहीं किया, वरना घर का सारा काम मैं ही तो करती हूँ। मेरी माँ ने सर झुकाकर कहा। हाँ हाँ, आप ही तो करती हैं। आई बड़ी, मैंने बच्चों के लिए पालक पनीर बनाया है, मगर तुम दाल ही खाओ। वैसे भी आजकल बहुत महंगाई है। चाची ने इतना कहा और वहां से चली गई। मैं जब उनके बच्चों को अच्छा अच्छा खाना खाते हुए देखती थी तो माँ से जिद करती थी कि मुझे भी वही खाना है, मैं दाल नहीं खाऊंगी। मैंने रोते हुए माँ से कहा। मेरी बच्ची, तुम परेशान मत हो, आवाज मत करो, तुम दाल खा लो, ये बहुत अच्छी है, देखो मैं भी तो खा रही हूँ। उन्होंने अपने आंसू छुपाते हुए मुझसे कहा और मेरे मुंह में निवाला देने लगी। नहीं, मुझे दाल नहीं खानी, मुझे पनीर खाना है। चाची ने नैना दीदी को भी तो दिया है, मुझे क्यों नहीं दिया? क्या मैं उनकी बेटी नहीं हूँ? मैंने रोना शुरू कर दिया और चीखने लगी। चुप हो जाओ दिव्यांशी, मैं कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए सब कुछ? मेरे पास कुछ नहीं है। वो मुझे डांट कर फूट फूट कर रोने लगी और मुझे अपने गले से लगा लिया। मैं जब चाचा के बच्चों को नए नए कपड़े पहना हुआ देखती थी तो मैं भी माँ से जिद करती थी, मुझे भी ऐसे कपड़े चाहिए।
देखो दीदी ने कितनी अच्छी फ्रॉक पहनी है, मुझे भी ऐसी चाहिए। मुझे भी ऐसी चाहिए लाल रंग की। मैंने माँ की चुन्नी खींचते हुए कहा, बेटा वो बड़े लोग हैं, उनके पास पैसे हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हें दिवाली पर ज़रूर लेकर दूंगी, थोड़ा इंतज़ार करो। उन्होंने मेरे सर पर प्यार किया और मुझे झूठी तसल्ली दी। मैं उस दिन बहुत गुस्से में थी और मेरे दिल में बहुत दुख भी था। इसीलिए मैं अपनी माँ से बार बार कह रही थी, तुम गंदी हो, तुम मुझसे झूठ बोलती हो, तुम मुझे कुछ भी नहीं दिलाती। अगर पिताजी जिंदा होते तो वो मुझे ज़रूर नए कपड़े दिलाते। इतना कहते कहते मेरी आवाज़ भर आई और मैं रोने लगी। मेरी माँ मुझे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। वो धीरे से बोली, देखो बेटी, मैं भी तो वही खा रही हूँ जो तुम खा रही हो। हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन जब पैसे होंगे तो मैं तुम्हें ज़रूर अच्छे कपड़े दिलाऊंगी, तुम नाराज़ मत हो। मगर उस समय मैं छोटी थी और मुझे बस इतना समझ आता था कि मेरे पास वो चीज़ें नहीं हैं जो बाकी बच्चों के पास हैं। इसलिए मैं बार बार माँ से शिकायत करती थी। मेरी माँ मुझे प्यार से समझाती रहती थी, लेकिन घर का माहौल बहुत ख़राब होता जा रहा था। चाची को हम दोनों से बिल्कुल भी प्यार नहीं था। वो हमेशा हमें बोझ समझती थी और हर छोटी बात पर हमें ताने देती रहती थी। रात को जब चाचा दुकान से घर लौटते थे तो चाची धीरे धीरे उनके कान भरती थी और हमारे खिलाफ बातें करती थी। वो कहती थी कि अब मुझसे तुम्हारी भाभी और उनकी बेटी का बोझ नहीं उठाया जाता। मैं इन दोनों को अब इस घर में और नहीं रख सकती। ये लोग बस खाते हैं और घर में पड़े रहते हैं, मुझे इनसे बहुत परेशानी होती है। चाची की ये बातें सुनकर चाचा के मन में भी हमारे लिए गुस्सा भरता जा रहा था और एक दिन सुबह होते ही उन्होंने गुस्से में चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने माँ को देखकर कहा, तुम दोनों माँ बेटी पूरा दिन घर में पड़ी रहती हो, तुमसे कोई काम नहीं होता, और तुम्हारी ये बेटी मेरे बच्चों के खाने पीने पर नजर रखती रहती है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम दोनों का खर्चा उठा सकूं। मेरा अपना खर्चा ही बहुत मुश्किल से चलता है। दुकान में भी इन दिनों बहुत तंगी चल रही है, इसलिए अब मैं तुम दोनों को इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम दोनों अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। चाचा की ये बात सुनकर मेरी माँ एकदम सुन रह गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उन्होंने चुप रहने के बजाय अपने हक की बात की। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, वो दुकान मेरे पति की मेहनत से खड़ी हुई थी। उस दुकान में मेरे पति का भी हिस्सा है। अगर आप हमें घर से निकालना चाहते हैं तो मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। माँ ने अपनी जिंदगी में पहली बार अपने अधिकार के लिए आवाज उठाई थी, लेकिन उनकी ये बात सुनकर चाचा और भी ज्यादा गुस्से में आ गए। उनका चेहरा लाल हो गया और वो जोर से बोले, कैसी बेशर्म औरत हो तुम, तुम्हारा पति मर गया है और मैं तुम्हें अपने घर में बिठाकर खिला रहा हूँ और तुम मुझसे हिस्सा मांग रही हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती। उसी समय चाची भी गुस्से में बोल पड़ी। उन्होंने कहा, वो दुकान मेरे पति के नाम पर है और वही उससे चलाते हैं, तुम किस बात का हिस्सा मांग रही हो, तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं है। इतना कहकर चाची अंदर गई और हमारे कमरे से हमारा थोड़ा सा सामान एक पुराने से थैले में भर कर ले आई और गुस्से में वो थैला हमारे सामने फेंक दिया और बोली, निकल जाओ इस घर से, अभी के अभी, हमें तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना है। मेरी माँ चुपचाप खड़ी रही, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों धीरे धीरे उस घर से बाहर निकल आए। जिस घर को हम अपना समझते थे, वहाँ अब हमारे लिए कोई जगह नहीं बची थी। हम सड़क के किनारे आकर खड़े हो गए। मेरी माँ वहीं खड़ी होकर रोने लगी। मैं भी उनके साथ रो रही थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब हम कहाँ जाएंगे। हमारे पास ना कोई घर था, ना पैसे थे और ना ही कोई ऐसा इंसान जो हमारी मदद कर सके। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि दुनिया कितनी कठोर हो सकती है और कभी कभी अपने ही लोग सबसे ज़्यादा दर्द देते हैं। मेरी माँ मुझे अपने सीने से लगाए खड़ी थी और मैं उनके आंसू अपने हाथों से पोंछने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उस दिन हमारी ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी और हमारे सामने बस एक लंबा और मुश्किल रास्ता था। मैंने डरते हुए अपनी माँ से पूछा, माँ अब हम कहाँ जाएंगे? मेरे दिल में बहुत डर था क्योंकि हमारे पास अब रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और मैं पहली बार समझ रही थी कि घर खो देना कितना बड़ा दुख होता है। माँ ने मुझे अपने पास खींच लिया, मेरे सर पर हाथ फेरा और बहुत प्यार से बोली, डर मत बेटा, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब हम मेरे भाई के घर जाएंगे, वही हमारा सहारा बनेंगे। माँ की आवाज़ में थकान भी थी और उम्मीद भी। मैं उनका हाथ पकड़कर उनके साथ चल पड़ी। हम दोनों धीरे धीरे उस रास्ते पर चल रहे थे और माँ बार बार आंसू पोंछ रही थी, मगर वो मुझे देखकर मुस्कुराने की कोशिश करती थी ताकि मैं और ज़्यादा डर न जाऊं।
थोड़ी देर बाद हम माँ के भाई के घर पहुँच गए। माँ ने दरवाज़ा खटखटाया। जब दरवाज़ा खुला तो माँ ने उन्हें सारी बात बताई कि चाचा चाची ने हमें घर से निकाल दिया है और अब हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है। माँ को पूरा भरोसा था कि उनका भाई उन्हें मना नहीं करेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, तुम्हें तो पता है आजकल कितनी महंगाई है। मैं खुद मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी हूँ। सुबह से शाम तक काम करता हूँ, तब जाकर घर में 2 वक्त का खाना आता है। बताओ मैं अपने बच्चों का खर्च उठाऊं या तुम्हारा? तुम तो सब जानती हो, मेरे 5 बच्चे हैं। जो भी कमाता हूँ उन्हीं पर खर्च हो जाता है। उनकी बात सुनकर माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बहुत धीरे से कहा, भाई मैं तुमसे पैसे नहीं मांग रही हूँ। मैं खुद काम कर लूँगी, अपना खर्चा खुद उठा लूँगी। बस मुझे और मेरी बेटी को सर छुपाने की जगह दे दो। मगर उन्होंने साफ मना कर दिया और बोले, हमारे घर में सिर्फ एक ही कमरा है। अब तुम ही बताओ उस कमरे में हम रहेंगे या तुम्हें रखेंगे? उनकी ये बात सुनकर माँ कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। घर में सन्नाटा सा छा गया। मुझे लग रहा था कि अब शायद हमें यहाँ से भी भगा दिया जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने अलमारी से एक पुरानी सी चाबी निकाली और माँ के हाथ में देखते हुए बोले, ये लो, तुम्हारे नाना जी का छोटा सा घर है ना, वही एक कमरे वाला। तुम चाहो तो वहाँ रह सकती हो, मगर एक बात याद रखना, तुम्हें हर महीने उसका किराया देना होगा। माँ ने बिना एक पल सोचे तुरंत हाँ कह दिया, क्योंकि उस समय हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। माँ ने चाबी ली और मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों उस घर की तरफ चल पड़े। जब हम वहाँ पहुँचे तो वो घर बहुत छोटा था, सिर्फ एक कमरा और कोना जिसमें थोड़ा सा सामान रखा जा सकता था। दीवारें भी पुरानी थी और दरवाज़ा भी थोड़ा टूटा हुआ था, मगर उस समय हमारे लिए वही घर सबसे बड़ा सहारा था, क्योंकि कम से कम हमारे सर पर छत तो थी। माँ ने कमरे को साफ किया, एक कोने में हमारा छोटा सा सामान रखा और मुझे अपने पास बिठाकर बोली, बेटा अब यही हमारा घर है, हमें यहाँ से नई शुरुआत करनी होगी। उस दिन से माँ की जिंदगी और भी कठिन हो गई। माँ हर सुबह अंधेरा रहते ही उठ जाती थी। वो जल्दी जल्दी तैयार होती और काम पर चली जाती थी। कभी किसी के घर झाड़ू पोछा करती तो कहीं बर्तन धोती, कभी कपड़े धोने का काम करती और कभी खाना बनाने में मदद करती। वो मुझे सुबह सोता हुआ छोड़ जाती थी और कोशिश करती थी कि दोपहर से पहले घर वापस आ जाऊं, ताकि जब मैं उठूं तो उन्हें घर में ही पाऊं। वो हमेशा मुझसे कहती थी, बेटा तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हें बहुत आगे जाना है, तुम्हारी पढ़ाई ही हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। मैं उनकी बात सुनकर चुप हो जाती, मगर अंदर ही अंदर मुझे माँ की हालत देखकर बहुत दुख होता था। एक दिन माँ के भाई की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो बिस्तर से नहीं उठ पा रहे थे। उन्होंने किसी के हाथ माँ को बुलवाया। जब माँ उनके पास पहुंची तो उन्होंने बहुत कमज़ोर आवाज़ में कहा, बहन मेरी तबीयत ठीक नहीं है और घर में पैसे भी नहीं हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। माँ ने बिना एक पल सोचे अपने पास के पैसे उनके हाथ में रख दिए और बोली, ये लो भाई, ये उसी घर का किराया है, पहले अपनी दवाई कर लो। इतना कहकर माँ चुपचाप घर वापस आ गई। माँ बहुत मेहनत करती थी। दिन भर काम करने के बाद जब वो घर लौटती तो उनके चेहरे पर थकान साफ दिखाई देती थी। उनके हाथों में छाले पड़ गए थे, उंगलियां फट जाती थी और कई बार दर्द से उनका हाथ कांपने लगता था। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी मुझे सब कुछ समझ आने लगा था। मैं माँ को देखती तो मेरा दिल रोने लगता था। मैं अक्सर माँ से कहती थी, माँ एक दिन मैं बड़ी हो जाऊंगी और तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगी। मैं खूब पढ़ाई करूंगी और एक दिन बहुत बड़ी अफसर बनूंगी, तब तुम्हें किसी के घर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माँ मेरी बात सुनकर मुस्कुराती, मुझे अपने पास बिठाती और प्यार से कहती, हाँ बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ज़रूर कुछ बड़ा करोगी। एक दिन माँ बाजार से सब्जी लेने गई थी। मैं भी उनके साथ थी। हम दोनों चुपचाप सब्जी चुन रहे थे, तभी सामने से चाची आ गई। उन्होंने हमें देखा और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान लाकर बोली, कैसी हो भाभी? उनकी आवाज़ में अपनापन कम और ताना ज़्यादा था। फिर वो बोली, लगता है अब तो तुम दूसरों के घरों में काम करके ही जिंदगी गुजारोगी और तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी तरह ही बनेगी। मेरी बेटी तो अब सरकारी टीचर बन गई है, पूरे मोहल्ले में उसकी बहुत तारीफ होती है। चाची की ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, मगर माँ ने उनकी बात का जरा भी बुरा नहीं माना। उन्होंने शांत होकर मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छी बात है सविता, तुम्हारी बेटी ने मेहनत की है इसलिए उसे ये मुकाम मिला। मेरी बेटी भी मेहनत कर रही है, वो भी एक दिन कुछ न कुछ ज़रूर बन जाएगी। माँ की ये बात सुनकर चाची के चेहरे पर गुस्सा आ गया और उन्होंने ताने भरे अंदाज में कहा, हाँ हाँ देख लेंगे क्या करती है तुम्हारी बेटी।
इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। मगर उस दिन मैंने माँ की आंखों में एक अजीब सा भरोसा देखा, जिससे उन्हें यकीन था कि एक दिन उनकी बेटी सच में कुछ बनकर दिखाएगी और दुनिया को साबित कर देगी कि गरीबी इंसान के सपनों को कभी छोटा नहीं कर सकती। जब मुझे ये सब समझ आने लगा कि लोग माँ को ताने मारते हैं और वो फिर भी चुप रह जाती है, तो एक दिन मैंने उनसे पूछ ही लिया, माँ, आप उन लोगों की बातों का जवाब क्यों नहीं देती? आप क्यों हमेशा मुस्कुराकर उनके सारे ताने सुनती रहती हैं? आपको गुस्सा नहीं आता क्या? मेरी बात सुनकर माँ ने मुझे अपने पास बिठाया और बहुत प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ लोगों को समय जवाब देता है और कुछ को ऊपर वाला सजा देता है। हमें अपने रास्ते पर चलना चाहिए। दूसरों की कड़वी बातों में अपना मन खराब नहीं करना चाहिए। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ताकि वही एक चीज़ है जो हमारी जिंदगी बदल सकती है। माँ की बातें सुनकर मैं चुप हो गई, क्योंकि वही एक चीज़ है जो हमारी जिंदगी बदल सकती है। माँ की बातें सुनकर मैं चुप हो गई, मगर उस दिन मेरे दिल के अंदर कुछ बदल गया था। उसी दिन मैंने अपने आप से एक वादा किया कि मैं इतनी काबिल बनूंगी कि एक दिन माँ को इन सब तानों से बचा लूंगी, और जिन लोगों ने हमें कभी नीचा दिखाया है उन्हें अपनी मेहनत से जवाब दूंगी। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद था, पढ़ाई। मैं दिन रात पढ़ने लगी थी। मेरे पास ज़्यादा किताबें भी नहीं थी, मगर जो भी था उसी से मेहनत करती थी। कई बार रात देर तक पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें थक जाती थी, मगर मुझे माँ का चेहरा याद आ जाता और मैं फिर से किताब खोलकर बैठ जाती थी। एक रात मैं देर तक पढ़ रही थी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और बाहर पूरा मोहल्ला सो चुका था। तभी माँ मेरे पास आई। उन्होंने घड़ी की तरफ देखा और बोली, बेटा, सुबह तुम्हें कॉलेज भी जाना है और अब तो रात के 3 बज चुके हैं। अब सो जाओ, तुम्हें आराम करना भी ज़रूरी है। मैंने माँ की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, माँ, मेरा ये आखिरी एग्ज़ाम है और मुझे हर हाल में स्कॉलरशिप चाहिए। अगर मुझे स्कॉलरशिप मिल गई तो हमारी बहुत सी परेशानियाँ कम हो जाएंगी। इसलिए मेरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप बस मुझे एक कप चाय दे दीजिए, फिर मैं थोड़ी देर में सो जाऊंगी। माँ ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप उठी और मेरे लिए चाय बना लाई। मैंने चाय पी और फिर से किताब खोलकर पढ़ने लगी। अगली सुबह मैंने बहुत मेहनत के साथ अपना एग्ज़ाम दिया और जब रिजल्ट आया तो मेरी मेहनत रंग लाई। मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई और मुझे स्कॉलरशिप भी मिल गई। जब यह खबर मैंने माँ को बताई तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और बार बार कहने लगी, मुझे पता था मेरी बेटी ज़रूर कुछ बड़ा करेगी। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद हमारी ज़िंदगी सच में बदल सकती है। इसके बाद मैंने और भी तैयारी शुरू कर दी। मैंने ठान लिया था कि मुझे एक बड़ा अफसर बनना है। इसीलिए मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। कभी थक जाती तो माँ का संघर्ष याद आ जाता। माँ अभी भी दिन रात काम करती थी। वो पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगी थी ताकि कुछ पैसे बचा सके और मेरी पढ़ाई में कोई कमी ना आए। कई बार मैं उनसे कहती थी, माँ, अब आप काम मत किया करो, मगर वो हमेशा मुस्कुराकर कहती, बेटा, अभी मेहनत का समय है। जब तुम अफसर बन जाओगी तब मैं आराम करूंगी। कई सालों की मेहनत के बाद आखिर वो दिन भी आ गया जब मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। ये खबर सुनते ही माँ खुशी से रोने लगी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी अब एक अफसर बनने जा रही है। इसके बाद मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ा। ट्रेनिंग का समय भी बहुत कठिन था। वहाँ बहुत सख्त नियम थे और बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, मगर मैं हर दिन खुद को और मजबूत बनाती जा रही थी। कुछ महीनों बाद जब मेरी ट्रेनिंग पूरी हुई और मैं इंस्पेक्टर बनकर अपने घर वापस आई, तो माँ मुझे देखकर खुशी से रो पड़ी। उनकी आंखों में जो चमक थी वो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने मुझे उस वर्दी में देखा तो जैसे उन्हें अपनी सारी मेहनत का फल मिल गया हो। उन्होंने मुझे जोर से गले लगा लिया और मैं भी अपनी माँ की खुशी देखकर बहुत भावुक हो गई। उस दिन मैंने आईने में खुद को देखा। मेरी वर्दी चमक रही थी और मेरे दिल में एक नया हौसला था। मैंने खुद से वादा किया कि मैं कभी भी किसी गरीब इंसान पर जुल्म नहीं होने दूंगी। मैं हमेशा सच और न्याय का साथ दूंगी और हर अपराधी को उसकी सज़ा दिलवाऊंगी। कुछ ही दिनों बाद मैंने अपनी ड्यूटी शुरू कर दी। एक दिन मुझे एक सरकारी स्कूल के बारे में शिकायत मिली कि वहाँ रिश्वत लेकर बच्चों को पास किया जाता है। जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं उनके माता पिता से पैसे लेकर उन्हें पास कर दिया जाता है। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि शिक्षा के नाम पर धोखा देना बहुत बड़ा अपराध था। मैंने तुरंत उस स्कूल की पूरी जानकारी निकलवाने का आदेश दिया। जब सारी जानकारी मेरे सामने आई तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि उस स्कूल की हेड टीचर कोई और नहीं बल्कि मेरी चाची की बेटी थी।
वही जो हमेशा अपनी माँ के साथ मिलकर हमें ताने मारती थी और खुद को हमसे बेहतर समझती थी। मैंने जब ये सुना तो वो मुझे अपने बचपन की सारी बातें याद आने लगी। मगर मैंने अपने गुस्से को काबू में रखा, क्योंकि अब मैं एक अफसर थी और मुझे कानून के अनुसार ही काम करना था। मैंने उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू किए। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी और मुझे यकीन होने लगा था कि वो सच में बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही है। लेकिन मुझे अभी और जानकारी प्राप्त करनी थी। नैना उस दिन बहुत खुश थी। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। वो बार बार अपनी माँ से कह रही थी, माँ अब देखना, पूरे मोहल्ले में मेरी ही चर्चा होगी। मैं स्कूल की हेड टीचर बन गई हूँ। अब तो हमें एक बड़ी सी पार्टी रखनी चाहिए, जिसमें सारे रिश्तेदारों को बुलाएंगे, ताकि सबको पता चल जाए कि हमारी कितनी तरक्की हो गई है। उसके बोलने के तरीके में बहुत अहंकार था, जैसे उसे अपने पद पर नहीं बल्कि अपने घमंड पर ज़्यादा गर्व हो। रहा हो। उसकी माँ भी उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो रही थी। उन्होंने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल पार्टी रखेंगे और सबको बुलाएंगे, और खासकर उस गरीब दिव्यांशी की माँ को भी ज़रूर बुलाएंगे। उसे भी तो पता चले कि मेरी बेटी सरकारी स्कूल की हेड टीचर बन गई है और उसकी बेटी अभी भी लोगों के घरों में बर्तन मांजती होगी। दोनों माँ बेटी ये सब कहते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, जैसे किसी की गरीबी का मजाक उड़ाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। कुछ देर बाद चाची ने खुद फ़ोन उठाया और माँ को कॉल किया। जब माँ ने फ़ोन उठाया तो उधर से चाची की बनावटी मीठी आवाज़ आई। उन्होंने कहा, कैसी हो भाभी आप? उम्मीद है ठीक ही होगी। आपको एक खुशखबरी बतानी थी। हमारी नैना अब स्कूल की हेड टीचर बन गई है। पूरे इलाके में उसका नाम हो रहा है। और एक आपकी बेटी है, पता नहीं अब कहाँ क्या कर रही है। शायद अभी भी लोगों के घरों में काम करती होगी। खैर छोड़िए, हमने नैना की खुशी में एक बड़ी पार्टी रखी है। सोचा आपको भी बुला लें, आप भी आकर देख लें कि हमारी कितनी तरक्की हो रही है। माँ ने उनकी बात ध्यान से सुनी, मगर हमेशा की तरह शांत रही। उन्होंने बहुत धीरे से कहा, हाँ भाभी, अगर आपने बुलाया है तो मैं ज़रूर आऊँगी। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। जब शाम को मैं अपनी ड्यूटी से घर लौटी तो मैंने देखा माँ कुछ परेशान सी लग रही थी। उनका चेहरा थोड़ा उदास था। मैं अपनी वर्दी की बेल्ट खोलते हुए उनके पास गई और पूछा, क्या हुआ माँ, आप इतनी चुप क्यों हैं? उन्होंने धीरे से मुझे सारी बात बता दी कि चाची का फ़ोन आया था और उन्होंने पार्टी में बुलाया है। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने तुरंत कहा, माँ आपको वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं भी वहाँ नहीं जाऊँगी। वैसे भी मुझे ड्यूटी पर जाना है और मेरे पास बहुत काम है। मैं उन लोगों के घर कभी नहीं जाऊँगी जिन्होंने हमें धक्के मारकर घर से निकाला था, जिन्होंने हमारा हक छीना और हमारी गरीबी का मजाक उड़ाया था। मैं ऐसे लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। मेरी बात सुनकर माँ ने मुझे प्यार से समझाया। उन्होंने कहा, बेटा ऐसे नहीं कहते, वो चाहे जैसे भी हो मगर है तो अपने ही। अगर उन्होंने बुलाया है तो मैं ज़रूर जाऊंगी, वरना वो लोग फिर बातें बनाएंगे और मैं नहीं चाहती कि कोई फिर से हमारे बारे में गलत बोले। उनकी बात सुनकर मैं चुप हो गई, क्योंकि मैं जानती थी कि माँ का दिल बहुत साफ है। वो कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचती थी। उस रात हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया और फिर सो गए। अगले दिन सुबह मैं अपनी ड्यूटी पर चली गई, मगर मेरे मन में अभी भी गुस्सा था, क्योंकि मुझे चाची और उनकी बेटी की बातें याद आ रही थी। थाने पहुंचते ही मैंने उस हवलदार को बुलाया जिसे मैंने पहले उस स्कूल पर नज़र रखने के लिए कहा था, जहां नैना हेड टीचर बनी थी। मैंने उससे पूछा, क्या खबर है? उसने बताया कि वहाँ के एक कर्मचारी को कुछ बातें पता हैं और वो सच बताने को तैयार है। थोड़ी देर बाद वही आदमी मेरे सामने लाया गया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने उसे कुर्सी पर बैठने को कहा और उसकी आंखों में देखते हुए सख्त आवाज में पूछा, सच सच बताओ, उस स्कूल में क्या हो रहा है? अगर तुमने सच बताया तो तुम्हारी मदद की जाएगी, मगर अगर झूठ बोला तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। डरते हुए उसने बताया कि मैडम, उस स्कूल में बहुत गलत काम हो रहे हैं। सरकार की तरफ से जो बच्चों के लिए स्कॉलरशिप आती है, वो बच्चों को देने के बजाय नैना अपने बैंक खाते में जमा कर लेती हैं और कई बार बच्चों के माँ बाप से पैसे लेकर उन्हें पास करवा देती हैं, चाहे वो पढ़ाई में कमजोरी क्यों ना हो। उसकी बात सुनकर मेरा खून खोल उठा, क्योंकि ये सिर्फ रिश्वत नहीं थी, बल्कि गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ था। मैंने उसे फिर से ध्यान से देखा और सख्त आवाज में पूछा, क्या तुम ये सब अदालत में भी कहोगे? क्या तुम अपना बयान देने के लिए तैयार हो? उसने थोड़ी देर डरते हुए मेरी तरफ देखा, फिर बोला, जी मैडम, मैं सच बोलने के लिए तैयार हूँ। मैंने उसका पूरा बयान लिखवाया और उसके दस्तखत करवाए।
फिर मैंने आदेश दिया कि उसे सुरक्षा में रखा जाए ताकि उस पर कोई दबाव ना डाल सके। अब मेरे पास नैना के खिलाफ मजबूत सबूत था। सच सामने आ चुका था और अब कानून अपना काम करेगा। मेरे दिल में बस एक ही बात थी कि चाहे सामने कोई भी हो, अगर उसने गलत किया है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। आज वही दिन था। उस दिन नैना के घर में बड़ी पार्टी रखी गई थी। पूरे मोहल्ले में कई दिनों से इसी पार्टी की चर्चा हो रही थी, क्योंकि चाची हर किसी को बता रही थी कि उनकी बेटी अब स्कूल की हेड टीचर बन गई है और उसकी खुशी में बहुत बड़ी दावत होने वाली है। उसी दिन सुबह मेरी माँ अलमारी के कोने में रखा अपना एक पुराना सूट निकाल रही थी। वो धीरे धीरे उसे झाड़ रही थी और पहनने की तैयारी कर रही थी। मैं उन्हें देख रही थी। मेरे दिल में बार बार एक ही बात आ रही थी कि उन्हें वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मैं तुरंत उनके पास गई और उनका हाथ पकड़कर उनसे कहा, माँ, मैं आपसे फिर कह रही हूँ, आपको वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्यों जा रही हैं उन लोगों के घर जिन्होंने हमें कभी इज्जत नहीं दी और हमेशा हमारा मजाक उड़ाया है। मगर माँ ने बहुत शांति से मेरी तरफ देखा और बोली, बेटा, रिश्ते ऐसे नहीं छोड़े जाते, चाहे सामने वाले कैसे भी हो। अगर उन्होंने बुलाया है तो मुझे जाना चाहिए। मैंने फिर उनसे कहा, माँ, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? आप वहाँ जाएंगी तो वो लोग आपको सिर्फ ताने देंगे, आपकी बेइज्जती करेंगे और आपको दुख होगा। फिर भी आप वहाँ जाना चाहती हैं। माँ ने हल्की सी मुस्कान के साथ मेरे सर पर हाथ रखा और बोली, अगर वो कुछ कहेंगे तो मैं चुपचाप सुन लूंगी, मगर मैं किसी के बुलाने पर ना जाकर उसे और मौका नहीं देना चाहती कि वो कहे कि हमने बुलाया था मगर ये आए ही नहीं। मैं उनकी बात सुनकर चुप हो गई, क्योंकि मैं जानती थी कि माँ का दिल बहुत बड़ा है और वो कभी किसी से नफरत नहीं करती। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर वहाँ जाने के लिए निकल गई और मैं भी अपनी वर्दी पहनकर ड्यूटी के लिए तैयार हो गई। मगर मेरे मन में एक अलग ही तूफान चल रहा था, क्योंकि आज का दिन सिर्फ उस पार्टी का नहीं था, बल्कि आज वो दिन था जब मुझे नैना के घर पर छापा मारना था। मैंने थाने पहुंचते ही अपनी पूरी टीम को बुलाया और सबको साफ शब्दों में बताया कि आज हमें एक बहुत बड़ा काम करना है। हमने सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और अब हमें किसी भी हालत में उस आरोपी को पकड़ना है। मैंने सबको समझाया कि हम उसके घर को चारों तरफ से घेरेंगे ताकि कोई भी कहीं से भाग ना पाए और फिर हम उसे गिरफ्तार करके थाने ले आएंगे। मेरी मंजिल भी वही थी जहां मेरी माँ जा चुकी थी, मगर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। मैंने हवलदार से कहा, गाड़ी तुरंत तैयार करो, हमें अभी निकलना है। हवलदार तुरंत बाहर गया और गाड़ी निकालकर सामने ले आया। मैं अपनी टीम के साथ गाड़ी में बैठी और हम सब चाचा के घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में मेरे मन में कई तरह की बातें आ रही थी। बचपन के वो सारे दिन याद आ रहे थे जब हमें उसी घर से धक्के देकर बाहर निकाला गया था, जब माँ रोती हुई सड़क किनारे खड़ी थी और आज वही घर मेरे सामने था। मगर आज हालात बदल चुके थे। जब हम मोहल्ले के पास पहुंचे तो दूर से ही रोशनी दिखाई देने लगी। पूरा मोहल्ला रंग बिरंगी लाइटों से सजा हुआ था, जैसे कोई बड़ा त्योहार हो। हर तरफ लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और घर के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी थी। चाचा ने अपनी हैसियत दिखाने के लिए पूरे इलाके को सजवा दिया था। उधर मेरी माँ भी धीरे धीरे चलते हुए उन्हीं के घर पहुंच गई थी। जैसे ही चाची की नजर उन पर पड़ी, उन्होंने तिरस्कार भरी आवाज में कहा, अगर तुम्हें बुलाया था तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसे ही चली आओ। जरा अपने कपड़े तो देखो, कितने पुराने और फीके हैं, और तुम इन्हें पहनकर हमारी पार्टी में चली आई हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? माँ ने बहुत शांत होकर जवाब दिया, तुमने ही तो बुलाया था मुझे, इसलिए आई हूँ। मैं यहाँ किसी को शर्मिंदा करने नहीं, बल्कि नैना को उसकी सफलता की बधाई देने और उसके लिए दुआ करने आई हूँ। माँ ने ये बात बहुत नम्रता से कही और सर झुका लिया। इतने में अंदर से जोर जोर से हंसी की आवाज आने लगी और थोड़ी देर बाद नैना अपने दोस्तों के साथ बाहर आई। वो बहुत भारी और चमकदार साड़ी पहनी हुई थी। उसके गले में सोने की मोटी चेन थी, हाथों में कंगन और कानों में बड़े बड़े झुमके चमक रहे थे। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। जैसे उसकी नजरें मेरी माँ पर पड़ी, उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसने भौं चढ़ाते हुए कहा, अरे आप भी आ गई? हमने तो बस ऐसे ही बुला लिया था, मगर आप तो सच में ही आ गई। फिर वो अपने दोस्तों की तरफ मुड़ी और हंसते हुए बोली, देखो, ये मेरी ताई है, ये भी हमारी खुशी में शामिल होने आई हैं। उसके दोस्त भी हंसने लगे और मेरी माँ को अजीब नजरों से देखने लगे। नैना ने फिर ताना मारते हुए कहा, आप वहाँ पीछे जाकर बैठ जाइए, हमने गरीबों के लिए भी खाने का इंतजाम किया है। आप वही खाना खा लेना और फिर आराम से घर चली जाना। वहाँ खड़े लोग ये सब सुनकर मुस्कुरा रहे थे, मगर मेरी माँ चुपचाप सब सुन रही थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा,
बस धीरे से एक कोने में जाकर बैठ गई। उनके दिल में क्या चल रहा था ये कोई नहीं समझ सकता था, मगर उनकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उधर मैं अपनी पूरी टीम के साथ उसी घर के बाहर पहुंच चुकी थी। मेरी गाड़ी धीरे से घर के कुछ दूरी पर रुकी। मैं गाड़ी से उतरी और सामने उस घर को देखा जहाँ कभी हमें बेइज्जत करके निकाला गया था। आज उसी घर के सामने मैं अपनी वर्दी में खड़ी थी। मेरे साथ पुलिस की पूरी टीम थी। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। घर के अंदर से तेज संगीत की आवाज़ आ रही थी। लोग हंस रहे थे और पार्टी पूरी शोर से चल रही थी। मैंने हवलदार से कहा, सब लोग अपनी अपनी जगह ले लो और किसी को भी बाहर निकलने मत देना। आज कोई भी अपराधी बचकर नहीं जाना चाहिए। मेरी टीम तुरंत दिशा में फैल गई और कुछ ही मिनटों में पूरे घर को चारों तरफ से घेर लिया गया। मैं दरवाजे के सामने खड़ी, मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि अब अगले कुछ ही पलों में वो सच सामने आने वाला है जो इतने दिनों से छुपा हुआ था। और उसी घर के अंदर मेरी माँ भी बैठी थी, जिन्हें अभी तक पता नहीं था कि उनकी बेटी बाहर खड़ी होकर न्याय की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने वाली है। मैं अपनी पूरी टीम के साथ उस घर के बाहर खड़ी थी और सब लोग अपनी जगह पर तैयार थे, ताकि जैसे ही मैं इशारा करूं हम अंदर जाकर कार्रवाई कर सकें। उसी समय घर के अंदर मेरी माँ बहुत अपमान सहने के बाद चुपचाप वहां से बाहर निकलने लगी थी। उनका दिल टूट चुका था और उनकी आंखों में आंसू थे। वो बस वहां से निकलकर घर लौट जाना चाहती थी, मगर जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची तभी सामने से चाचा आ गए। उन्होंने गुस्से से उनका रास्ता रोक लिया और ऊंची आवाज में बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम फिर से इस घर में आ गई? तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हें इसी दरवाजे से धक्के मारकर बाहर निकाला था? फिर भी तुम अपना मुंह उठाकर यहाँ चली आई। मुझे सब पता है कि तुम हमसे जलती हो, मेरी बेटी की कामयाबी से जलती हो, इसीलिए यहाँ हमारी खुशी खराब करने और हमें नजर लगाने आई हो। चाचा की कड़वी बातें सुनकर मेरी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने रोते हुए धीरे से कहा, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो सिर्फ सविता ने बुलाया था। मैं तो सिर्फ नैना को उसकी सफलता की बधाई देने आई थी। मगर चाची मगर चाचा ने उनकी पूरी बात होने नहीं दी और गुस्से से उनकी बात काटते हुए बोले, बस बहुत हो गया, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ आने की सज़ा क्या होती है। ये सुनकर माँ घबरा गई। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे जाने दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप लोगों ने मेरी बहुत बेइज्जती कर दी है, अब मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। इतना कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, मगर तभी चाची तेज कदमों से आई और उन्होंने मेरी माँ का हाथ पकड़ लिया और तिरस्कार भरी आवाज में बोली, ऐसे कैसे चली जाओगी? अभी तो तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखानी बाकी है। इतना अपमान सहने के बाद भी मेरी माँ कुछ नहीं बोली, वो बस सर झुकाकर खड़ी रही। तभी वहाँ नैना भी आ गई और अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए बोली, वैसे आप अकेली ही आ गई, आपकी वो बेटी नहीं आई क्या? अच्छा, वो तो शायद अभी किसी अमीर घर में झाड़ू लगा रही होगी, तभी उसे फुर्सत नहीं मिली होगी। ये सुनकर मेरी माँ के अंदर का दर्द अचानक शब्दों में बदल गया। उन्होंने आंसू भरी आंखों के साथ मगर पूरे साहस से कहा, मेरी बेटी झाड़ू नहीं लगाती, उसने बहुत मेहनत की है, पढ़ लिख कर कुछ बन गई है। माँ की बात सुनकर नैना और जोर से हंसने लगी और बोली, अच्छा, सच में ऐसा क्या बन गई है? वो ज़रा हमें भी तो बताइए। फिर उसने अपने दोस्तों की तरफ देखकर मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, शायद कोई छोटी मोटी नौकरी ही कर ली होगी और अब खुद को बहुत बड़ा समझती होगी। इतने में चाची ने भी गुस्से में आकर मेरी माँ को जोर से धक्का दे दिया। मेरी माँ संतुलन खो बैठी और दरवाजे की तरफ गिरने ही वाली थी। तभी उसी पल में तेजी से अंदर आई और मैंने आगे बढ़कर अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया और उन्हें गिरने से बचा लिया। उस पल वहां खड़े सभी लोग अचानक चुप हो गए, क्योंकि दरवाजे पर खड़ी मैं पुलिस की वर्दी में थी और मेरे पीछे मेरी पुलिस की टीम खड़ी थी। मेरे चेहरे पर सख्ती थी और मेरी आंखों में वो दृढ़ता थी जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है। मेरी माँ ने जब मुझे देखा तो वो हैरान रह गई। उन्हें समझ ही नहीं आया कि मैं वहां कैसे पहुंच गई और उस घर में खड़े सभी लोगों के चेहरे का रंग भी एक पल में उड़ गया, क्योंकि उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की का वो अभी तक मजाक उड़ा रहे थे वही आज पुलिस की वर्दी पहनकर उनके सामने खड़ी होगी। और अब इस घर में जो होने वाला था उसने सबकी किस्मत बदल देने वाली थी। मैं पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ अपनी माँ का हाथ पकड़कर दरवाजे पर खड़ी थी। उस पल वहां मौजूद हर व्यक्ति की नज़र मुझ पर टिक गई थी। पूरे आंगन में अचानक सन्नाटा छा गया था। कुछ ही पल पहले जहाँ हंसी और शोर था, अब वहाँ गहरी खामोशी थी।
मैंने पुलिस की वर्दी पर लगे सितारे घर की तेज रोशनी में चमक रहे थे और मेरी माँ अभी भी हैरानी से मुझे देख रही थी, जैसे उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी वही बेटी, जिसके बारे में अभी कुछ देर पहले मजाक उड़ाया जा रहा था, आज पुलिस की वर्दी पहनकर उनके सामने खड़ी है। उधर चाचा पुलिस को देखकर घबरा गए थे। उन्होंने इधर उधर देखा और घबराई हुई आवाज में बोले, पुलिस यहाँ क्या कर रही है? पुलिस हमारे घर क्यों आई है? क्या हुआ है? तभी नैना भी डर और गुस्से के बीच खड़ी थी। उसने जल्दी से अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे नहीं पता पुलिस यहाँ क्यों आई है, लेकिन पूरा यकीन है ये सब इस मनहूस औरत की वजह से हुआ है। ये यहाँ हमारे घर में अपशगुन करने आई है, इसीलिए पुलिस यहाँ आ गई। उसकी ये बात सुनकर मेरी माँ की आंखों में फिर से आंसू आ गए, मगर मैं चुपचाप सब देखती रही थी। तभी मेरी टीम में से एक पुलिस अफसर आगे बढ़ा और सख्त आवाज में बोला, हम नैना को भ्रष्टाचार और रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार करने आए हैं। ये सुनते ही नैना के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी। वो घबराकर बोली, ये झूठ है, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मैंने कोई रिश्वत नहीं ली, मैं एक सरकारी टीचर हूँ और तुम लोग मुझे बदनाम नहीं कर सकते। तुम लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे और उसकी आवाज में साफ डर था। तभी मैं धीरे से आगे बढ़ी और सबकी नजरों के सामने खड़ी होकर सख्त आवाज में बोली, हम झूठ नहीं बोल रहे, हमारे पास तुम्हारे खिलाफ पूरे सबूत हैं और हम तुम्हें गिरफ्तार करने ही आए हैं। मेरी बात सुनते ही चाची गुस्से से आग बबूला हो गई। उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा, तुम कौन होती हो मेरी बेटी को गिरफ्तार करने वाली? तुम अपनी औकात भूल गई हो क्या? तुम्हें लगता है कि पुलिस लेकर आ जाने से हम तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेंगे? तुम झूठे आरोप लगाकर मेरी बेटी की इज्जत खराब नहीं कर सकती। उनकी बातें सुनकर मैं अंदर वर्षों से उनकी बातें सुनकर मेरे अंदर से दबा हुआ दर्द और गुस्सा शब्द बनकर बाहर आ गया। मैंने उनकी आंखों में सीधे देखते हुए एक ठोस आवाज में कहा, मैं आपकी इन धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। मैं अब वो छोटी सी दिव्यांशी नहीं हूँ जिसे आप लोग कभी भी अपमानित कर देते थे। मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ और मैं एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हूँ और आज मैं यहाँ कानून के अनुसार आई हूँ। आपकी बेटी ने उन मासूम बच्चों का भविष्य खराब किया है, उनसे बच्चों के माँ बाप से रिश्वत ली है और सरकार की तरफ से आने वाली स्कॉलरशिप का पैसा भी हड़प लिया है। मेरे पास इस बात के सारे सबूत हैं और अब कानून उसे उसकी सजा देगा। मेरी ये बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि उन्हें अब समझ आ गया था कि मामला बहुत गंभीर है। मैंने अपने साथ खड़े हवलदार की तरफ इशारा किया और आदेश दिया कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। हवलदार तुरंत आगे बढ़ा और उसके हाथ में चमकती हुई हथकड़ी थी। जैसे ही वो नैना की तरफ बढ़ा, नैना घबरा गई। वो जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाते हुए कहने लगी, नहीं, मुझे मत पकड़ो, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। मगर अब किसी की बात सुनने का समय बीत चुका था, क्योंकि कानून के सामने हर इंसान बराबर होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। चाचा ये सब देखकर पूरी तरह घबरा गए थे। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था और उनका चेहरा एकदम उतर गया था। कुछ ही देर पहले जो लोग घमंड से भरे हुए थे, अब वही लोग डर के मारे कांप रहे थे। चाचा जल्दी से मेरे पास आए और हाथ जोड़कर बोले, बेटा हमें माफ़ कर दो, मेरी बेटी को माफ़ कर दो, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो समझ नहीं पाई कि वो क्या कर रही है। वो तो तुम्हारी अपनी बहन जैसी है और हम भी तुम्हारे अपने ही हैं। हमें माफ़ कर दो, उसकी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। चाचा की आवाज़ काँप रही थी और उनके शब्दों में डर और पछतावा साफ महसूस हो रहा था। मैंने शांत लेकिन ठोस आवाज़ में उनसे कहा, चाचा मैं यहाँ आपसे कोई बदला लेने नहीं आई हूँ। आपने हमारे साथ जो किया था, मैं आज वैसा कुछ भी नहीं कर रही। मैं यहाँ सिर्फ एक पुलिस अफसर के रूप में आई हूँ और मैं एक मुजरिम को गिरफ्तार करने आई हूँ, क्योंकि नैना ने रिश्वत ली है, उसने बच्चों का हक मारा है और मेरे पास उसके खिलाफ पूरे सबूत हैं। कानून के सामने हर इंसान बराबर होता है, चाहे वो मेरा अपना ही क्यों ना हो, और एक मुजरिम को सजा दिलाना मेरा फर्ज है। ये सुनकर चाचा चुप हो गए। तभी चाची भी जल्दी से मेरे पास आई। उनके चेहरे पर घबराहट और डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने रोते हुए कहा, दिव्यांशी तू तो हमारी अपनी है और नैना तेरी बहन जैसी है, तो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? उसे गिरफ्तार मत कर बेटी, उससे गलती हो गई है, उसे माफ कर दे। उनकी आवाज में विनती थी, मगर मैंने शांत होकर कहा, चाची वो इस समय मेरी बहन नहीं बल्कि कानून की नज़र में एक आरोपी है और एक आरोपी को गिरफ्तार करना मेरा कर्तव्य है। आप मुझे मेरे फर्ज से नहीं रोक सकती। इतना कहने के बाद मैंने अपने हवलदार को इशारा किया और उसने आगे बढ़कर नैना के हाथों में हथकड़ी डाल दी।
नैना जोर जोर से रो रही थी, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। मैं उसे अपनी टीम के साथ पुलिस स्टेशन ले गई और उसे जेल में बंद कर दिया। उस समय मेरी माँ थोड़ी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर इस बार वो आंसू बेइज्जती या दर्द के नहीं थे, बल्कि गर्व के थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, क्योंकि आज उनके सालों की मेहनत रंग लाई थी। जिस बेटी को उन्होंने कठिन हालात में पालकर पढ़ाया था, वही बेटी आज न्याय के लिए खड़ी थी। माँ मुझे देखकर बहुत गर्व महसूस कर रही थी। कुछ ही दिन बाद चाचा पुलिस स्टेशन आए। उनका चेहरा उदास था और आंखें लाल थी। वो मेरे सामने खड़े होकर रोने लगे और बोले, बेटा हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस समय हमें अपनी गलती समझ नहीं आई, मगर अब हमें अपने किए पर बहुत पछतावा है। मैंने उनकी बातें ध्यान से सुनी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे हमेशा सिखाया था कि इंसान को माफ़ करना सीखना चाहिए। इसीलिए मैंने उनसे शांत स्वर में कहा, चाचा मैंने आपको दिल से माफ़ कर दिया है। मेरे मन में आपके लिए कोई नफरत नहीं है, मगर अगर आप चाहते हैं कि मैं नैना को बिना सज़ा के छोड़ दूं, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक उसकी सज़ा पूरी नहीं होगी तब तक उसे रिहा नहीं किया जा सकता। कानून सबके लिए बराबर होता है। मेरी बात सुनकर चाचा चुपचाप सर झुकाकर वहां से चले गए। अगले ही दिन चाची हमारे घर आई। जैसे उन्होंने माँ को देखा, वो रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लगी। वो कह रही थी, भाभी हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, हमसे बड़ी गलती हो गई। मेरी बेटी को जेल से छुड़वा दो, हमसे जो हुआ वो गलत था, हम बहुत शर्मिंदा हैं। मेरी माँ का दिल बहुत बड़ा था। उन्होंने तुरंत चाची को उठाया और उन्हें गले लगा लिया और प्यार से कहा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। इंसान से गलती हो जाती है, मगर उसे अपनी गलती का एहसास होना ही सबसे बड़ी बात है। कुछ समय बाद नैना की सज़ा पूरी हो गई और उसे उसकी नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। अब वो अपने घर पे बैठी थी और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। पूरे मोहल्ले में उसकी बदनामी हो गई थी। लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे, मगर सच ये था कि मैंने ये सब उनसे बदला लेने के लिए नहीं किया था। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मेरा फ़र्ज़ है कि जो भी गलत करे उसे कानून के अनुसार सज़ा मिले, चाहे वो कोई भी हो। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में मेरी और मेरी माँ की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे कि एक माँ ने कितनी मजबूत बेटी को जन्म दिया है, जिसने न्याय के लिए अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई करने से पीछे कदम नहीं हटाया। सब लोग मेरी माँ की भी बहुत तारीफ कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने इतनी मुश्किलों में भी हार नहीं मानी और अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और उसे एक ईमानदार इंसान बनाया। ये सब सुनकर मेरी माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते थे और मुझे भी बहुत खुशी होती थी, क्योंकि आज मैं अपनी माँ को उनका वो सम्मान वापस दिला पाई थी जो उनसे सालों पहले छीन लिया गया था। मैं दिल से ऊपर वाले का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि अगर उस दिन चाचा हमें घर से नहीं निकालते तो शायद हम इतनी मेहनत करने के लायक मजबूर नहीं होते, और अगर हमने इतनी मेहनत नहीं की होती तो आज मैं इस मुकाम तक कभी ना पहुंच पाती। इसलिए आज मुझे समझ आ गया था कि जिंदगी में आने वाली मुश्किलें ही इंसान को मजबूत बनाती हैं और वही उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।